उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों, क्या आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो इन दिनों काफ़ी प्रचलन में है। एक ऐसा लाभकारी व्यवसाय जो दिखने में बिल्कुल मुर्गी पालन जैसा है, लेकिन इसमें लागत कम आती है लेकिन मुनाफा ज़्यादा होता है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यवसाय की जिसमें लागत तो कम है लेकिन आमदनी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बटेर पालन की। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे कि किस तरह से बटेर पालन इन दिनों काफ़ी प्रचलन में है और एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित हो रहा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 433 लाख टन गेहूं खरीद से 50 लाख किसान हुए लाभान्वित। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में की बढ़ोतरी। धनिया को बचाएं लौंगिया और चैपा रोग से और खेती को आसान बनाएगा हर्बिसाइड्स ऐप। रबी की फसल के दौरान 433 लाख टन गेहूं की खरीद की गई, जिसका लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बताया कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। वहीं खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड 900 लाख टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी और शहद उत्पादन भी किसानों को सशक्त करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शहद उत्पादन को प्रोत्साहन देने से वर्ष 2020-21 में देश का शहद उत्पादन 1.25 लाख टन पर पहुंच गया है, जो कि वर्ष 2014-15 की तुलना में करीब 55% ज्यादा है। राज्य सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए भी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में बढ़ोतरी की है। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में बढ़ोतरी की है। इन्हें अब लघु और सीमांत किसानों की तर्ज पर 75% अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य काश्तकारों के लिए 45% अनुदान का प्रावधान है। इस योजना में केंद्र का हिस्सा 60 और राज्य का 40% है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को पानी का समुचित और अधिकतम उपयोग कर कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बड़े स्तर पर लागू कर कृषि जल दक्षता बढ़ाने के लिए 1922 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है, जिसे अनुमोदित कर सूक्ष्म सिंचाई फंड के तहत 765 करोड़ रुपए का अनुदान अनुमत किया गया है। धनिया फसल में लौंगिया और चेपा रोग का प्रभाव दिखने पर किसान भाइयों को तुरंत प्रभावी उपचार करना चाहिए, जिससे फसल में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कोटा संभाग में मौसम में बदलाव के कारण धनिया फसल में लौंगिया और चेपा रोग लगने की संभावना बढ़ गई है।
ऐसे में किसानों को धनिया की फसल में इन रोगों का प्रभाव दिखाई दे तो तुरंत प्रभावी उपचार करना चाहिए। कोटा कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान निदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि लगातार बादल छाए रहने और वातावरण में अधिक नमी रहने से लौंगिया रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग जमीन में नमी की अत्यधिक मात्रा और रात के तापमान में कमी और सुबह ओस रहने और दिन के तापमान में प्रभावी परिवर्तन के कारण बढ़ता है। उन्होंने बताया कि धनिया की बाहरी सतह पर प्रोटोमाइसेस मैक्रोस्पोरस फफूंद के कारण फफोलों जैसी आकृतियां बनना शुरू हो जाती है। यह धीरे धीरे तना पत्तियों और कैप्सूल पर फैल जाती हैं, जिससे पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। शिराएं और पुष्प व्रंत अधिक फैल जाते हैं। भारतीय अनुसंधान परिषद खरपतवार निदेशालय ने खरपतवार से निपटने के लिए एक ऐप विकसित किया है। इस ऐप को हर्बिसाइड्स कैलकुलेटर नाम दिया गया है। खरपतवार से छुटकारा चाह रहे किसानों को अब और परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर ने खरपतवार से निपटने के लिए एक ऐप विकसित किया है। इसे हर्बिसाइड्स कैलकुलेटर नाम दिया गया है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. सिंह ने बताया कि किसानों के सामने खरपतवार एक बड़ी समस्या है। किसान इससे बचने के लिए खरपतवार नाशी खेतों में डालते तो हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही मात्रा का पता नहीं होता है। किसानों को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में इस ऐप से किसानों की कई तरह की समस्याएं खत्म होंगी। उन्होंने बताया कि यह ऐप किसानों को बताएगा कि किस फसल में कौन सा खरपतवार नाशी डालना है, साथ ही सही मात्रा और समय की भी सटीक जानकारी देगा। उन्होंने बताया कि यह ऐप किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लाभकारी व्यवसाय के बारे में जिसमें आमदनी ज़्यादा लेकिन खर्चा बहुत आधा है। जी हाँ, हम बात करें बटेर पालन की। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो इन दिनों काफ़ी प्रचलन में है। दिखने में बिल्कुल मुर्गी पालन जैसा है, लेकिन मुर्गी पालन की अपेक्षा इसमें लागत बहुत कम आती है। और इन दिनों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाज़ार में पोल्ट्री उत्पादों की मांग भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्यों ना हम इस व्यवसाय के माध्यम से अपनी आमदनी को बढ़ा लें, अपने आमदनी के ज़रिए को बढ़ा लें। तो आज हम बात करेंगे बटेर पालन के बारे में कि कैसे हम इस व्यवसाय को स्थापित करें, किस तरह से स्थापित करने के लिए हमें कौन सी जानकारियों का होना आवश्यक है, कौन कौन सी नस्लें हम लें, कैसे हम इसका उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह से हम इनमें रोग और बीमारियों की रोकथाम करें। तो आज इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ डॉक्टर बसंत कुमार जी को। डॉक्टर बसंत कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर बसंत कुमार जी, जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि अभी बाज़ार में पोल्ट्री उत्पादों की मांग ज़्यादा है, तो ऐसे में बटेर पालन जो है उसके माध्यम से हमारे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बटेर पालन मुर्गी पालन से कैसे अलग है? जी देखिए, आज हम देख रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि लगातार हो रही है जी, और इस स्थिति में जो पशु प्रोटीन होती है, जैसे अंडा और मांस से हमें जो प्रोटीन मिलता है, वो बहुत डिमांड बढ़ गई है उसके लिए जी। तो उस स्थिति में जो पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स की, जैसे आपने बताया, उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जो ये बटेर पालन है वो एक नया व्यवसाय के रूप में उभर कर आ रहा है और एक बहुत अच्छा विकल्प जो ग्रामीण युवा और महिलाएं हैं उनके लिए है। इसके अंदर जो बटेर पालन में क्या होता है कि इसके अंदर जगह की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की कम आवश्यकता होती है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो इस वजह से ये मार्केट में जो बेचने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके अंदर एक विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है।
जी। तो इसके लिए इसका शिकार नहीं कर सकते अपन, लेकिन जो सरकार से लाइसेंस लेकर हम व्यावसायिक रूप से या जो अपने ग्रामीण परिवेश में जो बटेर पालन है वो हम कर सकते हैं। और जो मुर्गी पालन है उसके बाद में बतख पालन और जो बटेर पालन है तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि इसका जो शिकार है वो प्रतिबंधित है, लेकिन हम इसको लाइसेंस लेके उसके माध्यम से इसको हम स्थापित कर सकते हैं। तो किस तरह से ये मुर्गी पालन से भिन्न है और कौन कौन से इसकी प्रमुख नस्लें हैं, इसके बारे में हमारे किसान साथियों को बताइए। मुर्गी पालन से भिन्न होने की हम जब बात करते हैं तो दोनों व्यवसाय में मुख्य अंतर ये होता है कि जो बटेर पालन है उसमें श्रम की आवश्यकता बहुत कम होती है, निवेश की आवश्यकता कम होती है, इसमें समय की आवश्यकता भी कम होती है। और जो बटेर पालन है वो 6 से 7 सप्ताह में ही यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। 6 से 7 सप्ताह में ही मादा बटेर अंडे देना स्टार्ट कर देती है, जबकि हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो उसमें 18 से 20 सप्ताह से ज़्यादा का समय लगता है। बटेर पालन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो मादा बटेर है वो 250 से 300 अंडे प्रति वर्ष देती है, जो मुर्गी पालन से कहीं ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं इसके मांस और अंडे की, तो इसका जो मांस और अंडा है वो काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसमें जो वसा है वो जो इसके बटेर के मांस में वसा है वो कम होती है और इसके अंदर सोडियम भी कम होता है, तो जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो भी इसको अच्छे से खा सकते हैं। इसके अंदर जो आयरन और जो फॉस्फोरस होता है वो मुर्गी के अंडों से 3 गुना अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं तो इसका जो बटेर पालन है वो जो ग्रोथ भी इसकी तेज़ होती है, इसमें जो श्रम है, लागत है वो भी कम होती है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ है। तो ये मुर्गी पालन से कहीं बेहतर विकल्प के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं जी। इसमें जो हम नस्लों की बात करते हैं तो विश्व भर में 18 से ज़्यादा इसकी नस्लें जो बटेर की है वो पाई जाती है और उनमें से ज़्यादातर जो है वो भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल है। इसमें जो हम बात करते हैं तो बॉब वाइट है, जापानी बटेर है और जो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है जिसने इस बटेर के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य किया है, उनके द्वारा कुछ विशिष्ट नस्लें उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें कैरी उज्ज्वल है, कैरी उत्तम है, कैरी ब्राउन है, कैरी सुनहरी है, कैरी पर्ल है, कैरी श्वेता है। इनमें से जो कैरी पर्ल है वो विशेष रूप से अंडों के लिए जानी जाती है और बाकी जो नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसमें लागत कम है, निवेश भी कम है, बचत भी है और समय भी कम लगता है, ठीक है। इसके साथ ही आपने बात करी कि अंडे के लिए अलग जो है बटेर है और जो मांस है उसके लिए अलग बटेर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं इसके पालन की तो रिहायशी जो इलाके हैं वहाँ से इसको दूर स्थापित करने की बात की जाती है, तो कैसे हम इसके आवास का प्रबंधन करें, इसके बारे में आप हमारे किसान साथियों को बताइए। जी, जब हम इसके आवास की बात करते हैं तो सबसे जो पहला बिंदु हमको होता है वो हमको ये होता है कि जो आवास होता है वो उसके अंदर पर्याप्त रोशनी और वो हवादार होना चाहिए। ये सबसे मुख्य बिंदु होता है आवास जब हम इसका किसी के लिए तैयार करते हैं। दूसरा इसमें मुख्य विशेषता ये है कि इस पक्षी को हम जो है खुले में नहीं पाल सकते, जैसे मुर्गी पालन में हम घर के पिछवाड़े में पाल सकते हैं तो वैसा इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये कुछ दूरी तक उड़ने में सक्षम होता है। तो इसको हम बंद आवास में या तो हम बिछावन प्रणाली में या हम इसको पिंजरा प्रणाली जो होता है उसके अंदर हम इसको स्थापित कर सकते हैं। जो पिंजरा प्रणाली होती है वो इसके लिए लाभदायक और सुविधाजनक होती है। इसमें 3 बाई 2.5 बाई 1.5 स्क्वायर फीट के हम पिंजरे बना सकते हैं, वो इसके लिए उत्तम होते हैं। और उसके अंदर हम जब व्यावसायिक रूप से करते हैं तो उसके अंदर हम जो 10 से 12 जो मादा बटेर होती है वो एक पिंजरे में हम आसानी से रख सकते हैं। और जब इसके साथ साथ हम प्रजनन के लिए रखने की बात करते हैं तो इसमें 3 जो मादा बटेर होती हैं उनको एक नर के साथ रखा जाता है, 3 और 1 का इसमें रेशियो रहता है। तो इस प्रकार से ये आवास की बात होती है। इसी के साथ हम जो इसके चूजे होते हैं उनके लिए भी ब्रूडिंग का प्रबंधन हम कैसे करते हैं। उसके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बटेर का, मादा बटेर का, वो 18 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि अंडे से चूजा कितने दिन में बाहर निकलता है, तो वो इसमें 18 दिन का होता है। इसमें ब्रूडिंग के टाइम पे हमको ध्यान ये रखना है कि जो पहले 13 दिन होते हैं उसमें अंडों को हर 2 से 3 घंटे में पलटना है। ताकि इसके अंदर जो भ्रूण है वो कवच से चिपक के मर ना जाए। तो इसके लिए हमको विशेष ध्यान रखना है, जो 2-3 घंटे तक हमको उसको पलटते रहना है हर 2-3 घंटे से। उसके बाद में जब चूजा बाहर निकलता है तो उसका वजन 6 से 7 ग्राम का होता है। और उसके लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण होता है उस टाइम पे एक तो चिक गार्ड
जो जी। 50 सेंटीमीटर का उसके चारों तरफ हमको चिक गार्ड बनाना है, क्योंकि वो जो ना समझ होता है चूजा उस टाइम पे वो जी। दूर कोनों में चला जाएगा तो वो हाँ, खाना नहीं खाना नहीं खाएगा खाएगा। और पानी नहीं पिएगा। जी। तो उस कंडीशन में हमको एक चिक गार्ड लगाना है। टेम्परेचर का हमको विशेष रूप से ब्रूडिंग हाउस में ध्यान रखना है। जो इसमें टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरुआत में हमको रखना है। फिर उसके बाद में इसको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हर 4-4 दिन से कम करते हुए हम इसको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले आएंगे। और उसके बाद में हम 3 सप्ताह बाद में इनको हम आवास में इनको शिफ्ट कर देंगे। सकते हैं। इसमें एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, जो चूजे हैं उनमें जो पानी के बर्तन होते हैं उनमें हम मार्बल ग्रिट या कंकर हम कुछ डाल देंगे ताकि उसमें चूजे डूबे ना। जी। वरना शुरुआत में चूजे छोटे होते हैं और वो उसके अंदर डूब जाते हैं, तो उसका हमको विशेष ध्यान में रखना है। और 2 सप्ताह के बाद में हम उनको कंक्रीट और उनको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में वो आसानी से पानी पीने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके जो आवास है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने आवास प्रबंधन की बात कर लिया, अब बात करते हैं हम आहार प्रबंधन की। तो किस तरह से हम चूजे के लिए या फिर बटेर के लिए सही तरीके से आहार का प्रबंधन करें, ये हमारे किसान साथियों को बताइए। जी, जो आहार प्रबंधन होता है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और जो बटेर पालन हम करते हैं उसमें 60 से 70% तक जो खर्च होता है वो आहार पे ही होता है। जी। जो चूजा होता है वो शुरू में 5 ग्राम फीड खाता है, जबकि जो वयस्क पक्षी होता है वो 25 ग्राम तक फीड लेता है। इसके अंदर हमको ये ध्यान ये रखना है कि हमको जो राशन होता है उसको 3 से 4 पार्ट के अंदर हमको उसको डिवाइड करना है। कोई विशेष तरह का आहार हम लेते हैं इसके लिए? इसके अंदर जो छोटे चूजे होते हैं जो शुरुआत में उनके लिए होता है प्री स्टार्टर राशन होता है। उसके अंदर विशेष बात ये ध्यान में रखनी होती है कि उसके अंदर जो 27% तक हमको प्रोटीन रखनी होती है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है, एनर्जी भी पूरी रखनी है इसके अंदर। और दूसरा जो ग्रोवर जो राशन होता है वो होता है जो बढ़वार वाले जो होते हैं 4 से 5 सप्ताह के, उनके लिए होता है ग्रोवर राशन। उसके अंदर हमको 22 से 24% तक जो प्रोटीन की मात्रा वो उसके आहार में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप प्रोटीन की मात्रा की बात करें कि इसके आहार में हमें प्रोटीन को शामिल करना चाहिए, तो कौन सा प्रोटीन सोर्स हमें चूजे के लिए और बटेर के लिए लेना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताइए। जी, इसके अंदर जब हम आहार की बात करते हैं, आहार के कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एक और जो मैं बता रहा था, लेयर जो मादा होती है उसके लिए प्रोटीन 20% हमको रखना है। अब इसके जो आहार की हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आहार जो होता है वो मार्केट में बना बनाया भी मिलता है और आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हो। उसके अंदर आप मक्का ले सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप जो सोयाबीन है, ठीक है, इसके अंदर आप मूंगफली की केक्स जो है, इसके अंदर आप मस्टर्ड की इस तरह से इसमें प्रोटीन्स डाल सकते हैं हम। और जो मिनरल्स मिक्स करके आप ले सकते हैं। मिनरल्स है इसके अंदर, विटामिन्स है इसके अंदर, ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमको अगर हम घर पे इसको तैयार कर रहे हैं तो हमको इसमें विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। जो मार्केट में आहार आता है वो अच्छी तरह से मिक्स आता है और उसको अलग अलग कैटेगरी में आता है, प्री स्टार्टर का आता है, ग्रोवर का आता है और वो आता है। इसके अंदर एक विशेष बात और हमको ध्यान में रखनी है कि जो आहार होता है वो नमी युक्त नहीं होना चाहिए और ऐसे स्थान पे भी नहीं रखना चाहिए जहाँ से वो गीला हो जाए या भीग जाए, वरना जो हमारे जो चूजे होते हैं या जो हमारे पक्षी होते हैं उनके अंदर बीमारी लगने का डर रहता है। तो इस तरह से हमको आहार के अंदर विशेष ध्यान ही रखना है कि वो भीगा हुआ ना हो, बर्तन उसके डेली साफ होते हों, आहार के गीले बर्तन नहीं हो, तो वो विशेष रूप से हमको आहार के अंदर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इसका जो आहार होता है वो आप घर पे भी बना सकते हैं और रेडीमेड अगर आप लेना चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन आहार को हमें सावधानी पूर्वक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे नमी ना हो। किसान साथियों को आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए बटेर में किसी तरह का कोई रोग लग जाता है या कोई बीमारी लग जाती है तो उसका उपचार हम कैसे करें? जो बटेर पालन की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि बटेर जो होता है वो बेहद कठोर पक्षी होता है और इसके अंदर बीमारी ना के बराबर होती है, बहुत कम बीमारी लगती है और इसी कारण इसके अंदर किसी प्रकार का टीकाकरण नहीं होता है। इसका टीकाकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक बीमारी लगती है तो वो होती है जो क्वेल एंट्राइटिस, ठीक है, और उस बीमारी को हम पशु चिकित्सक की सलाह पर आसानी से हम एंटीबायोटिक दवाओं से इसको हम ठीक कर सकते हैं। बस हमको इसमें थोड़ा पानी और जो आहार के बर्तन हैं उनकी साफ सफाई का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया की तो हम बात करते हैं कि हमारे जो भी किसान साथी हैं या जो युवा किसान हैं या जो महिलाएं हैं वो घर बैठे बैठे आत्मनिर्भर बने, तो ऐसे में ये जो रोज़गार है या ये जो व्यवसाय है ये कैसे हमारी आमदनी का जरिया बन सकता है, इसके बारे में आप बताइए।
मैंने शुरू में बताया था कि बटेर पालन जो होता है उसमें निवेश की कम जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है इसके अंदर, और इसके अंदर लेबर कॉस्ट भी कम आती है और इसके अंदर समय भी कम लगता है। इसका जो अंडा होता है वो 8 से 14 ग्राम का होता है, काफ़ी अंडा थोड़ा छोटी साइज़ का होता है लेकिन काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है। इसके अंदर जब हम एक जो अंडा उत्पादन का जो 8 से 14 ग्राम का जो अंडा होता है वो 1 से 2 रुपए में मार्केट में आसानी से बिक जाता है। और जब हम इस पे खर्च की बात करते हैं तो मुश्किल से 30 से 40 पैसे इसके एक अंडे उत्पादन पे खर्च इसमें आता है। कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हम 200 से 200 बटेर के लगभग हम रखेंगे तो एक हमारी जो ग्रामीण जो महिला है या जो युवक है वो बहुत कम समय देकर अपने जो अन्य कृषि क्रियाकलाप हैं उनके साथ काम करते करते पशुपालन भी वो साथ में कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को अगर वो बटेर पालन में देता है तो आराम से महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति माह वो 200 बटेर से आसानी से कमा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीमारी बहुत कम है, मैनेजमेंट इसका जो है वो बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात करी कि हमारे जो भी किसान साथी खेती किसानी करते हैं और पशुपालन करते हैं, उसके साथ ही अगर वो पोल्ट्री के लिए इस व्यवसाय को चुने तो वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि कहाँ से हमारे किसान साथी इसकी ट्रेनिंग ले और किस तरह से मार्केटिंग करें, इसके बारे में आप बताइए। इसके हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है इसके लिए, जो इज्जत नगर बरेली में है जी। वहाँ पे किसान भाई ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ के फ़ोन नंबर लेके आप ट्रेनिंग के लिए बुक करवा सकते हैं जी। जो हमारे राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के किसान हैं वो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में पशुपालन विभाग में इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो हमारे जो दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ के जो किसान हैं वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर जो बटेर पालन का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे भी इसकी नियमित ट्रेनिंग होती है। तो किसान वहाँ से भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा जो जिले पे मुख्यालय पे जो कृषि जो पशुपालन विभाग होते हैं वहाँ से भी किसान भाई इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराया कि कैसे हम बटेर पालन की ट्रेनिंग ले, कैसे हम इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जाके हम पता कर सकते हैं, इन सभी के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने ढेर सारी जानकारियों से हमारे किसान साथियों को अवगत कराया। आपने ढेर सारा अपना अमूल्य समय हमारे किसान साथियों के लिए समर्पित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज हमने जानकारी ली बटेर पालन के बारे में। आप भी इस व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने आमदनी के जरिए को बढ़ा सकते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्रों के माध्यम से आप बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। किसान साथियों, आप अपने सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।